अब हम लोग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में ही ध्यान देते हुए उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइक्रो इवोल्यूशन के लिए 5 मैकेनिज्म या 5 फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर आप मैकेनिज्म कह लें या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो इवोल्यूशन। यहां पर हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट को पहले ही पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं जीन फ्लो के बारे में। तो जीन फ्लो क्या होता है? जीन का फ्लो होना, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, किसी जगह से जीन का निकल करके नए जगह पर जाना। तो होगा क्या, इससे एलील की फ्रीक्वेंसी एक जगह पर कम हो जाएगी और दूसरी जगह पर वो ऐड होगी। इस चीज को आप यहां पर एक एग्जांपल से देख सकते हैं। कुछ फ्लाइज का मैंने एग्जांपल लिया है। मैंने 2 अलग अलग पॉपुलेशन लिए हैं। प्लीज आप इतने फ्रेम में आप फोकस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 2 पॉपुलेशन हमने लिया है, एक है पॉपुलेशन ए और दूसरा है पॉपुलेशन बी। यहां पर आप देखें तो यहां पर क्या हुआ, पॉपुलेशन ए है और पॉपुलेशन बी है। मान लीजिए मैंने यहां पर देखा पॉपुलेशन ए में व्हाइट फ्लाइज की, ये जो व्हाइट कलर की जो फ्लाइज हैं उनके नंबर कम हैं। यानी अगर हमने कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं उनके जो एलील्स हैं, आप बात समझिए, जीन का ही रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एलील है। तो या एलील की फ्रीक्वेंसी कहें या जीन की फ्रीक्वेंसी कहें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर व्हाइट कलर के एलील की फ्रीक्वेंसी कम है, ब्लैक की ज्यादा है, और हमने बाहर से क्या कराया, यहां पर एंट्री कराया, माइग्रेट हो रहे हैं यहां पर दूसरे पॉपुलेशन से, यहां पर आप देख रहे हैं व्हाइट फ्लाइज यहां पर आकर के ऐड हो रही हैं। तो होगा क्या, जो ओरिजिनल व्हाइट फ्लाइज, व्हाइट कलर की जो फ्लाइज की जो एलील फ्रीक्वेंसी ए अल्फा थी वो बदल जाएगी। आप बात समझ पा रहे हैं? यहां पर जब ये ऐड होंगे तो एलील्स की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। वहीं आप देखेंगे कि जहां पॉपुलेशन बी में व्हाइट फ्लाइज ज्यादा थे, अब वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, इनकी यहां पर फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, पॉपुलेशन ए ने रिसीव किया व्हाइट फ्लाइज को, तो इस वजह से यहां पर व्हाइट फ्लाइज की फ्रीक्वेंसी, या यूं कह लें कि यहां पर व्हाइट फ्लाइज चूंकि ऐड हो रहे हैं, इसलिए व्हाइट जीन्स यानी व्हाइट कलर वाले जो के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ने लगेगी, यहां पर घटने लगेगी। तो यहां पर जीन फ्लो में वही बात हम कहेंगे। यहां पर हम बात करेंगे गेन और लॉस ऑफ एलील ऑफ, आप यहां पर देखें, गेन और लॉस ऑफ एलील फ्रॉम अ पॉपुलेशन बाय मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। आप समझ रहे हैं, जब कोई इंडिविजुअल गुजरेगा तो उसके भीतर ही होते हैं जीन्स, तो जीन्स के रिप्रेजेंटेटिव एलील। तो जब मूवमेंट होता है किसी पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का, तो वहां पर क्या होगा, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। कुछ जगहों पर एलील्स गेन किए जाएंगे और कुछ जगहों पर उनका लॉस होगा। ये वाया इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन होता है, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन के द्वारा होता है। तो ये हम लोगों ने जीन फ्लो के बारे में पढ़ा। एनसीईआरटी ने जिन 5 फैक्टर्स को लेकर के बताया, इसमें हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिटेल में ले लिया, जीन फ्लो को ले लिया। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या है आप जानते हैं, इसमें आपने म्यूटेशन को जेनेटिक्स के टॉपिक में आपने पढ़ा है। यहां पर होता क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोसोम्स के भीतर म्यूटेशन हो सकता है, यानी यहां पर डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें चेंजेस होंगे। और म्यूटेशन का जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो आप बात समझें, यहां पर 2 तरीके से म्यूटेशन होते हैं, इसको आपने डिटेल में पढ़ा है जेनेटिक्स के चैप्टर में। या तो क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो या फिर पॉइंट म्यूटेशन हो। क्रोमोसोम म्यूटेशन का मतलब यह होता है कि डीएनए के सेगमेंट में कोई बदलाव आए, और यहां पर हम ये कहते हैं कि डीएनए का सेगमेंट जब बदलाव करेगा तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। और केवल एक बेस पेयर में अगर कोई बदलाव आ रहा है, सिंगल बेस पेयर में अगर कोई बदलाव आ रहा है, तो वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए में अगर बदलाव आएगा तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है वो कैसा हो सकता है। हो सकता है कि डीएनए का सेगमेंट डिलीट हो जाए, या फिर हो सकता है डीएनए का सेगमेंट डुप्लीकेट कर जाए,
हो सकता है डीएनए का सेगमेंट इन्वर्ट हो जाए, इन्वर्जन हो जाए उसका, हो सकता है कि डीएनए का सेगमेंट एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसलोकेट हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। ये सारे म्यूटेशन क्या करेंगे, एक नया कॉम्बिनेशन पैदा करेंगे और इसलिए एलील के में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि नए तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, यानी एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव इस तरीके से पॉसिबल है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, सिंगल बेस पेयर में, सिंगल बेस पेयर में डीएनए के सिंगल बेस पेयर में कोई बदलाव हो तो इसमें होगा क्या, या तो डिलीशन हो यानी डिलीट हो जाए कोई सिंगल बेस पेयर, या फिर कोई बेस पेयर इंसर्ट हो। बात समझ रहे हैं, यहां पर बेस पेयर क्या हो सकते हैं, या तो डिलीट हो सकते हैं या फिर इंसर्ट हो सकते हैं। तो इंसर्शन में क्या होगा, इंसर्शन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो सब्स्टिट्यूट हो जाए या फिर ऐड हो जाए। बात समझेंगे आप। तो इसके लिए अभी हम एक डिलीशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एडिशन क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सीक्वेंस में आपको दिखाता हूं। बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, यहां पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन अगर पढ़ाना चाहता हूं, सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा, तो मैं आपको यहां पर इतने सेगमेंट पर अगर आप फोकस करें तो यहां पर आप बेस पेयर की इस अरेंजमेंट में देखें तो यहां पर 7 बेस पेयर लिए गए हैं। आफ्टर म्यूटेशन भी 7 बेस पेयर ही है, आप देख पा रहे होंगे। यहां पर हुआ क्या, सब्स्टिट्यूट हो गया एक पार्ट। आप देखें ना, यहां पर ए जो है वो जी के द्वारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, जी ने यहां पर इसकी जगह को ले लिया है। अब ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इसी 7 बेस पेयर के सीक्वेंस में एक कोई और ऐड हो जाए, आप देखें यहाँ ट्रिपल ए, फिर उसके बाद एक जी था, यहाँ पर अगर एक और गुआनिन अगर आ जाए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन हो गया है, जिसकी वजह से एक म्यूटेशन हो जाएगा। और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इसका फिनोटाइपिक जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, डिटेल में नहीं आपसे चर्चा करेंगे। बस हम आपको समझाना चाहते हैं कि कुछ होता है जिसकी वजह से यहाँ पर म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन को आप डिटेल में जेनेटिक्स के ही टॉपिक में आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको बताऊं डिलीशन की बात, तो अभी तो हमने इंसर्शन को समझा दो तरीके से, अब डिलीशन की बात आती है, डिलीट होने की बात आती है। तो आप ये समझ लें कोई एक बेस पेयर यहां डिलीट हो जाए, तो ये मैंने कहा सी डिलीट हो जाए तो क्या होगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फिनोटाइपिक चेंजेस यहां पर हो सकते हैं, और यहां पर ऐड होने से या डिलीट होने से, इंसर्ट होने से या डिलीट होने से क्या होगा, फिनोटाइपिक चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरीके से जो क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन था उसमें भी वेरिएशंस पॉसिबल हैं, वहां पर भी म्यूटेशन पॉसिबल है। अब आप कहेंगे कि ये बात सुनने में नजर आती है, क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। कई वैज्ञानिकों ने इसको छोटे ऑर्गेनिज्म पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, बैक्टीरिया पर तमाम तरीके से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसमें देखा गया है यूवी रेडिएशन डाल करके म्यूटेशन पैदा किया गया है, वहां म्यूटेशन जनरेट किया गया है। इस वजह से नई वेराइटीज आती हैं, और होता क्या है कि वो नई वेराइटीज जो म्यूटेशन के बाद जन्म लेती हैं, वो एडवर्स कंडीशन में कई बार क्या होता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए कैपेबल होती हैं। तो पता चलता है कि वहां से एक नया स्पेशिएशन का तरीका वहां से बन सकता है, इवोल्यूशन का एक रास्ता बन सकता है म्यूटेशन की वजह से। हालांकि मैंने आपको बताया था म्यूटेशन क्या होता है, रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है और जनरली हार्मफुल होता है, यानी उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर एक भी म्यूटेशन अगर उसका हेल्पफुल मीन्स अगर वो मीनिंगफुल है, डायरेक्शनल अगर है, वैसे तो रैंडम होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर वो यूजफुल हो गए और इन्वायरमेंटल कंडीशन के बदलाव के साथ अगर वो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा फिट हो जाए ऐसे म्यूटेशन वाले ऑर्गेनिज्म, तो उनके माध्यम से एक नई स्पेशिएशन का रास्ता खुल सकता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर करके देखा गया है। तो ये चीज है म्यूटेशन का प्रभाव, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को बदलने के लिए म्यूटेशन कैसे मदद करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। हमने आपको बहुत पहले से भी डिस्कस किया, हमने आपको बताया भी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या होते हैं, नए कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। आपने मियोसिस में लगभग ऐसा ही पढ़ा है ना, ए करके मैं दिखा रहा हूँ, या बी करके दिखा रहा हूँ, और ये जब आपस में आते हैं क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके कुछ पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो एक बात इवोल्यूशन के लिहाज से ये कही जाती है कि यहाँ रैंडमली मैटिंग नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर सोच करके मैट्स
मतलब जो जिनके बीच में मैचिंग कराई जाएगी उनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। जैसे एक कैरेक्टर वाला ये है, दूसरे कैरेक्टर वाला ये है, रैंडमली नहीं हो। अगर प्रॉपर अगर आप सोच के करें तो आर्टिफिशियली आप सेलेक्ट करें मैथ्स को और इस एक्सपेरिमेंट को करें तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से समझ में आ सकता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी इवोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर आप देखें कैरेक्टर कुछ एलील यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, कुछ यहाँ से यहाँ आ गए, तो एक नए कॉम्बिनेशन तैयार कर सकता है। इसके बाद होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इन सबसे ऊपर होता है। जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं या माइक्रो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन पर सबसे लास्ट में नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। ये नेचुरल सिलेक्शन डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कराता है। कुछ मैंने आपको बताया था ना, वेरिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो वेरिएशन नेचर के द्वारा कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा ये नेचर तय करता है, और उस बदली हुई दशा में जो ज़्यादा फिट होगा वो अपने आप को ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाएगा और उसकी रिप्रोडक्शन मीन्स उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, बेहतर होगी, और वो अगली जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन से लेकर के अब तक हम लोगों ने चर्चा किया है। बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या था, तो आपने पढ़ा था जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में कि वो स्मॉल पॉपुलेशन के जीन पूल में होने वाले चेंजेस हैं। फिर मैंने आपको यहाँ म्यूटेशन पढ़ा दिया। म्यूटेशन में मैंने आपको बताया क्रोमोसोमल लेवल पर किस तरीके से म्यूटेशन होता है, या फिर पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इन सारी चीज़ों को जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है उसको आपको समझना होगा। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद हम एवोल्यूशन की ब्रीफ हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हम प्लांट लाइफ कैसे एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी हम बात करेंगे।